वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और मैं आज इस वीडियो की शुरुआत एक प्रश्न से करता हूं। आप मुझे बताइए कि भारत में कितने गद्दार हैं। प्रश्न बहुत अजीब है और शायद आपके पास इसका जवाब ना हो, लेकिन आपको मैं एक बात जरूर बता देता हूं, भारत में पाकिस्तान से ज्यादा गद्दार हैं। अब आप कहोगे कि आप कैसे कह सकते हो। एक छोटा सा आंकड़ा देखिए, भारत के अंदर आपने देखा होगा ट्रैक टू डिप्लोमेसी का जो शगुफा है, जैसे अमन की आशा गैंग चलाता है भारत के अंदर, और कांग्रेस के द्वारा ये अमन की आशा गैंग पैदा किया गया। इसके द्वारा पाकिस्तान की पक्ष लेने के लिए, पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए पाकिस्तान में मात्र 56 लोग मिले। कितना? 56 लोग मिले मात्र पाकिस्तान के अंदर। कितना? 56। लेकिन पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए भारत में कितने लोग मिले? 61। कितना? 61। अब आप समझिए, ये टोटल होता है 117। यानी कि भारत के अंदर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के पक्ष में, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान की उन्नति के लिए को टोटल 117 लोगों के द्वारा ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत भारत सरकार को भारत के अंदर हस्ताक्षर करके 61 लोगों ने, कितने लोगों ने? 61। ये भारत के लोग हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। 61 लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री से कहा है लिख करके कि पाकिस्तान के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए। प्रश्न बनता है क्यों? पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है कि जिससे हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे हों और भारत को फायदा हो? दूसरा, भारत का पाकिस्तान के साथ में क्या कोई अच्छा अनुभव है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान का गवर्नमेंट के स्तर पर उनकी डिप्लोमेसी भारत को लेकर के 1000 कट्स एंड ब्लडिंग वाली रही है। भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान का जो जितना भी आप देख रहे हैं ना, नार्कोटिक्स, ये जो ड्रग्स कार्टेल हैं, ये किसके बनाए गए हैं? ये पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए हैं। पाकिस्तान के द्वारा भारत के अंदर जो स्लीपर सेल्स बनाए गए हैं, ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए। क्यों बनाए गए हैं? ताकि इस इंडियंस का खून बहे, इस भारत के टुकड़े टुकड़े करे जाएं और इस भारत को बर्बाद किया जाए, क्योंकि ये एक सनातन भूमि है और ये उनके स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि सारे जो सनातनी है ये मूर्ति पूजक हैं, ये नजीज हैं और ये काफिर हैं। इनको खत्म करना इनकी ड्यूटी है। पाकिस्तान भारत के प्रति इतना घृणित क्यों है? उसका कारण ऐसा नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को तो हमने अपने भारत के 2 टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान बना दिया। उसके बाद पाकिस्तान को गांधी के द्वारा पैसे भी दिए गए। उसके बाद भी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर मात्र 1948 में ही आक्रमण कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा 1965 में, फिर 1991 में, 71 में लगातार युद्ध होते रहे। मुझे आप बताइए कि पाकिस्तान की एक छोटा छोटा जो बच्चा होता है ना, उसके अंदर भी भारत के अगेंस्ट हेट्रेड है। हेट्रेड यानी कि सिर्फ और सिर्फ नफरत, नफरत और नफरत है। तो ये जो 61 लोग हैं, ये जो 61 लोग मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसे, ये वो गद्दार हैं, ये वो गद्दार हैं जिनके ब्लड के अंदर पाकिस्तानियत बहती है। इनके ब्लड के अंदर पाकिस्तानियत बहती है। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार ये तो बड़े लिबरल लोग हैं ना, लिबरल बोलते हैं, ये बड़े लिबरल लोग हैं, तो ये ऐसा कह रहे तो गलत क्या है? फ्रेंड्स, आप समझिए, पाकिस्तान का मैंने आपको बता दिया कि कोई भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान को रत्ती भर फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान, नुकसान और नुकसान के। अगर आप गाड़ी बस चलाएंगे, यानी कि अमन की आशा चलाओगे, तो आतंकवादी आएंगे। इस देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या रह रहे हैं, पता है आपको? 10 करोड़ कैसे आए वो? ये इन्हीं के द्वारा आए हैं। ये जो डिप्लोमेसी अमन की आशा गैंग जो है, इसके द्वारा, इसके पैसिफाई करने, इनके द्वारा वकील खड़े करने की वजह से इस देश की आज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है इस देश की सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अगर आप देखें, थोड़ा सा इनका मुआयना कीजिए और आप समझेंगे ये वास्तव में है कौन और क्या हुआ है। देखिए, एक संस्था है सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। ये देखिए, इसको विषय में पढ़िए। प्रोमिनेंट न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, जहां वो थिंक टैंक, एनजीओ ये लगा देखे ना, आप समझ लीजिए नंबर 1 के दलाल लोग हैं। यानी कि ये विदेशों से फंडिंग लेते हैं। ये कोई थिंक टैंक नहीं है, भारत के लिए कोई थिंक टैंक यहां कार्य नहीं कर रहा है। ये सारे के सारे लोग भारत के अगेंस्ट, भारत के हितों के अगेंस्ट कार्य करते हैं। देखिए, सोशल एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड द कोलकाता बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एक्टिविस्ट ओपी शाह, और ये ओपी शाह वही है जिसने उस पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अब आप समझिए, ये थिंक टैंक चला रहा है तो क्या पैसा कहां से आएगा? भाई, सब चैरिटी तो है नहीं, ये बाप की कमाई है, जमीन बेच के तो लगाएगा नहीं, कैसा लगेगा ना? आप समझिए इसे।
ऑपरेटिंग 1991 सेंटर स्पेशलाइज द ट्रैक टू डिप्लोमेसी। यानी कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी को आप दो तरीका से मैं आपको समझाऊंगा तो शायद आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। अब देखिए, आप जानते हैं कि इस्लाम में और पाकिस्तान में 72 हूर का कॉन्सेप्ट है। ये 72 हूर एक तो आप जो समझते हैं ना वो वही नहीं होती जन्नत में, बल्कि 72 हूर जो है वो पाकिस्तान में भी होती हैं। और ये जो 72 हूर होती हैं, ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी वाले फूके हुए कारतूस है ना, इनके साथ में जो कंप्रोमाइज पोजीशंस और इनकी जो वीडियो बनाई है इंटीमेसी की वीडियो, इनको मिलाया जाता है 72 हूर से और इनकी इंटीमेसी की वीडियो बना ली जाती है। इनको ब्रोथलम्स में अंदर पहुंचाया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन में पहुंचाया जाता है और ये जो फूके हुए कारतूस हैं इनकी वीडियोस बना ली जाती हैं। अब वीडियो इनके पास आ गई है, इनके लिए दो विकल्प हैं, आप पैसा लीजिए और पाकिस्तान की हिमायत कीजिए। आप दुनिया में कहीं रहते हो और भारत के अंदर टू मच डेमोक्रेसी है ना, आप जानते हैं ना, टू मच डेमोक्रेसी है और यहां पर कुछ गद्दारी, देश के साथ गद्दारी नहीं मानी जाती। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो आप समझिए कि ये जो 61 फूके हुए कारतूस है, तो सामने चेहरे ऐसे लाखों करोड़ों लोग भारत में हैं। ये फूके हुए कारतूस जो है ये कार्य क्या कर रहे हैं, इनकी वीडियोस है 72 हूर की और साथ ही साथ में जो ये ब्रोथलम में गए हुए हैं, प्रोस्टिट्यूशंस के अंदर है, इनकी नग्न वीडियो बनाई गई है। इनकी जो नग्न वीडियो है, कंप्रोमाइज पोजीशन की जो वीडियो है, ये आईएसआई के पास है, ये पाकिस्तान की जो आप जानते हैं ना जो गुप्तचर संस्था है उसके पास है। अब ये करेंगे क्या, ये पाकिस्तान के लिए कार्य करेंगे। इन्हें पाकिस्तान के लिए कार्य करने से पैसा भी मिल रहा है और वीडियो भी लीक नहीं हो रही। अगर नहीं करेंगे तो क्या कहेगा, भैया ये वीडियो लीक भी हो जाएंगी, ये वीडियो अपलोड हो जाएंगी, दुनिया में की जग हंसाई हो जाएगी, आपके बच्चे भी आप पर हंसेंगे। तो मुझे बताइए कि पैसा लेकर के पाकिस्तान के हित में काम करना बेहतर होगा या अपने देश के साथ खड़ा होकर के वीडियो लीक करानी होंगी। तो मुझे लगता है कि ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अब आप समझिए, इसे आपको अब समझ में थोड़ा सा शायद आएगा। अगर आपके एक बार आप इसे भी देख लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा वाला दिखाऊंगा। इसे देखिए, पहले इसे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक टू डिप्लोमेसी। अब समझ गए, ट्रैक टू फूके हुए कारतूस है। ये द्विपक्षीय बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए 61 भारतीय और 56 पाकिस्तानी। आप समझिए, पाकिस्तान से 61 भी नहीं मिले। आप समझिए मेरी बात, फिर दोबारा से सुनिए। पाकिस्तान को पाकिस्तान के हित में बात करने वाले ये फूके हुए जो कारतूस है वो 56 मिले, 61 नहीं मिले। भारत से कितने मिल गए, 61 मिल गए। भारत से 61 मिले और 56 मिले पाकिस्तान से। कुल 117 लोगों ने ये मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को एक खुला पत्र। शहबाज शरीफ कौन है पता है आपको? शहबाज शरीफ कोई औकात नहीं है शहबाज शरीफ की। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं ना, उनका अपना कुछ नहीं होता। उनका जो उससे बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि आईएसआई ही वहां पर सर्वे सर्वा होती है। जो आर्मी चीफ है वही सर्वे सर्वा होता है। उसने जो कहा है वही कानून है, वही संविधान है, सब कुछ वही है। तो ये जो शहबाज शरीफ है ये तो टट्टू है, यानी कि ये क्या है, टाइटुलर है, टट्टू है। ये कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि इसके लिखो या मत लिखो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इन्होंने पत्र लिखा। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के अध्यक्ष ओपी शाह, आप समझिए कि अगुवाई में ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 61 भारतीय हैं। आप समझिए, ये भारतीय हैं या पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी दलाल है, वो अब आप अपने ऊपर देख लीजिए क्या है ये। इनको क्या फायदा है? मैं कहता हूं भारत को कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान के साथ में रिलेशन स्थापित करने से, कोई सिंगल फायदा नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान के। फिर भी अगर ये लोग लिख रहे हैं तो आखिर इनका क्या फायदा है? आप समझिए इस बात को। आगे देखिए, ये कौन कौन लोग हैं, कुछ के नाम देखिए। ये फारूक अब्दुल्ला, ये फारूक अब्दुल्ला वही है जिसने 1991 के अंदर जो पंडितों का जेनोसाइड हुआ था जब ये मुख्यमंत्री था। आप देखिए इसके अंदर महबूबा मुफ्ती, ये वही है कनकटी। आपने देखा होगा कि जो कोई भी कार्य हो, यानी पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान यानी कि कुछ पहलगाम वाला हो गया हो, इन्हें बच्चे लगते हैं, बच्चे। आतंकवादी इनके लिए बच्चे हैं, वो पत्थरबाज इनके लिए बच्चे हैं। आगे देखना, एएस दुलत, ये भाई साहब ये सबसे खतरनाक आदमी है। ये पूर्व रॉ का चीफ रहा है। आज आपके कान खोल दूंगा मैं, और हो सकता है कि जहां जहां से खुल सकता है सब कुछ खुल जाएगा, क्योंकि आज एक ऐसा फैक्ट दिखाने वाला हूं जिसे जानने के बाद बहुत सारे लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो ये दुलत जो है ना, ये दुलत जो रॉ का पूर्व चीफ है, ये तो छोड़िए, इस देश के प्रधानमंत्री तक इसमें लिप्त रहे हैं। वो भी आज आपके लिए लेकर के आया हूं। एएस दुलत भारतीय खुफिया एजेंसी का पूर्व प्रमुख है। ये भी इस पर हस्ताक्षर करने वाला है। समझिए और समझिए क्यों करा होगा।
क्यों? रॉ का चीफ है, याद रखना, फिर रॉ का चीफ है। आईएसआई के चीफ ने नहीं करा। उधर से अगर आप देखोगे, आइए मणिशंकर अय्यर, ये मणिशंकर अय्यर वही फूका हुआ कारतूस है जो पाकिस्तान के अंदर जाकर कहता है कि आप हमारी मदद कीजिए, सरकार बदलने में, मोदी को बदलने में हमारी मदद कीजिए। और देखिए प्रोफेसर मनोज झा, झाट है ना, ये वही झाट मतलब वो झा, ये वही झा है। आपने देखा होगा कि ठाकुर का कुआ, ठाकुर का बैल, ठाकुर का डैश, ठाकुर का ये वही है, ये प्रोफेसर है। और ये प्रोफेसर है डीयू के अंदर, आपकी तनख्वाह आपके टैक्स के पैसे से पलता है और बिहार के गरीब जनता को छोड़ करके बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर। और देखिए आगे देखिए, ये है मीरवाइज उमर फारूक, ये उमर फारूक है, इसका तो समझ में आता है पाकिस्तान में, है ना। पाकिस्तान हुमायूं कबीर, ये नया मुल्ला है, ये वही हुमायूं कबीर है जो टीएमसी का लीडर था और जिसने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी बंगाल के अंदर, ये वही है, ये नया मुल्ला है। और देखिए ओपी शाह तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। ये सारे लोग जो हैं इसके अंदर शामिल हैं, ये ऐसे 61 लोग हैं, ये सारे फूके हुए कारतूस। और देखिए इसके अंदर, और देखिए क्या क्या कर रहे हैं, राजनीतिक संबल बहाल हो, क्यों हो, फायदा क्या है, प्रॉफिट है, कुछ नहीं है। आगे देखिए आवाजाही का वीजा हो, क्यों हो, पाकिस्तान जाएगा कौन, यहां से क्यों जाना चाहिए, वहां जाएगा आतंकवादी बनकर के आएगा, पाकिस्तान के पास देने के लिए आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं है, समझ गए, तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरा व्यापार और कनेक्टिविटी, भारत को क्या व्यापार करना है, पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकता है भारत को, कोई मुझे एक भी लिख कर बता दो कि भाई पाकिस्तान जो है इसमें भारत से आगे है, वो इसलिए कुछ यहां पे कुछ नहीं कर सकता, तो क्यों करे। आगे देखना धार्मिक यात्रा है, कौन सा धार्मिक यात्रा, भाई कौन सा धर्म छोड़ा है पाकिस्तान ने, आप गूगल करके देखिए, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, सबको वहां नष्ट भ्रष्ट कर दिया है पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी गंदी गाली आप सोच सकते हैं ना अपने मन में, वही पाकिस्तान है, आप ऐसा समझ लीजिए, वही पाकिस्तानी सोच है, पाकिस्तान के जन जन की यही सोच है, गंदी से गंदी सोच जो हो सकती है वो पाकिस्तान है। आप सोचिए करोड़ों करोड़ हिंदुओं को खा गए, सब नष्ट कर दिया, सिखों को नष्ट कर दिया, वहां की हिंदू संस्कृति सभ्यता को नष्ट कर दिया, पूरी तरीका से जिहादी गैंग है ये पाकिस्तान है। पुराना ढांचा बहाल हो, कौन सा होना चाहिए, 2004 से 2007 अमन की आशा गैंग वाला, क्यों हो, भारत को फायदा क्या है, अगर फायदा है तो होना चाहिए, कोई फायदा नहीं है, आतंकिस्तान है, आतंक यहां भेजेगा और फिर वही 26/11 और इस तरीका के जो आतंकी अटैक है वो यहां होने शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। अब आपको एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिखाता हूं, जब शायद आपको और समझ में आएगा। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अभी कल ही यानी कि 2 जुलाई को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। जुलाई 2026 को 250वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा है, उन्होंने माउंट राशमोर के अंदर नेशनल मेमोरियल पर दिए गए अपने भाषण में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये यू कैन बी द कम्युनिस्ट और यू कैन बी द पैट्रियट, यू कैन नॉट बी बोथ। क्या बोला है, या तो वामपंथी हो सकते हो या तो आप देशभक्त हो सकते हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब आप समझिए, भारत के 18 टुकड़ा करना चाहते हैं ये कम्युनिस्ट, भारत के 18 टुकड़े करना चाहते हैं और वो भी धर्म के आधार पर नहीं, लेकिन पाकिस्तान धर्म के आधार पर बनाना चाहते हैं। ये वो गंदी कौम है कम्युनिस्ट, ये किसी के नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है। ये पूरी दुनिया में जो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट और जिहादी का जो कॉकटेल है, इसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। इस दुनिया में करोड़ों लोगों के हत्यारे हैं ये जिहादी और ये कम्युनिस्ट गैंग। आप समझिए इसको। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि एक वामपंथी कभी देशभक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। अगर देशभक्त नहीं हो सकता तो क्या इनको करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इनको अगर छोटी सी भी गलती है तो इनके लिए दुगनी सजा होनी चाहिए। इनके लिए जितना भी गलत हो सकता है सब सजा इनके लिए होनी चाहिए। वामपंथ को पूरी दुनिया से उखाड़ने का कार्य करना ही होगा, बिल्कुल करना होगा। अब देखिए एक और है हमारे देश की, ये देशभक्त हैं, इनका ऐसे लोग भारत को चाहिए। ये है पेप्सिको की पूर्व सीईओ है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई के द्वारा बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि इंदिरा नूई जानते हैं कि चिराग ये जो पहले आप जानते हैं ट्विटर के जो सीईओ थे, उनके साथ में डॉर्सी ने क्या किया था, यानी कि जब ट्विटर को बेचा गया तो आप जानते हैं एलोन मस्क ने उन्हें बाहर निकाल दिया, सीईओ नहीं रहने दिया। तो ये जो इंदिरा नूई है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका को भारत का साथ देना चाहिए, क्योंकि भारत अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसे इंडियंस होते हैं, ये है भारतीय, समझ गए। ये जो भारत के अंदर बैठ करके पाकिस्तान के लिए कार्य कर रहे हैं, ये नहीं है भारतीय, ये कम्युनिस्ट है नंबर 1 के। आगे देखना, आप देखिए इसे,
आपको जानकर के यह आश्चर्य हुआ होगा कि भारत के जो पूर्व चीफ रहे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। नहीं, ये आश्चर्य की बात ये नहीं है। आश्चर्य तो यहां देखिए कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ये भी पाकिस्तानी एजेंट थे, ऐसा इन पर आरोप लगा था और इनका शासनकाल था 1977 से लेकर के 1979 के बीच का। इन पर गंभीर आरोप लगे थे, उन्होंने अनजाने में पाकिस्तान, अनजाने में, भाई बालक थे क्या ये बालक थे क्या मोरारजी देसाई, अनजाने में पाकिस्तान को भारत की खुफिया नेटवर्क से जुड़ी बेहद संवेदनशील, अनजाने में, अनजाना कुछ नहीं होता, ये सब एजेंट थे। देखिए यह पूरा मामला भारत की खुफिया रॉ एजेंसी और पाकिस्तान के पूर्व कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। परमाणु कार्यक्रम की निगरानी 1970 के दशक में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान के कहूटा में चल रहे गुप्त परमाणु कार्यक्रम का पता लगा लिया था। भारतीय जासूसों ने वहां का काम कर रहे वैज्ञानिकों के बालों के सैंपल हासिल कर लिए थे और यूरेनियम संवर्धन यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट की पुष्टि की थी। फोन पर बातचीत हुई थी। 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के तत्कालीन सैन्य शासक जनरल जियाउल हक से फोन पर बात की। जानकारी का खुलासा, बातचीत के दौरान देसाई ने जियाउल हक से कह दिया कि हमें पता है कि आपके लोग कहूटा में क्या कर रहे हैं, हमारे पास इसकी पूरी जानकारी है। खुफिया नेटवर्क का खात्मा उसी समय हो जाता है। इस फोन कॉल के सतर्क से होकर पाकिस्तान ने अपने देश में बड़े पैमाने पर जांच का क्रैकडाउन किया। एजेंटों को मौत के घाट उतारा गया। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में मौजूदा रॉ के पूर्व जासूस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया और भारत के लिए काम कर रहे स्थानीय मुखबिर और दर्जनों जासूसों को पकड़ करके मार डाला गया। निशाने पाकिस्तान। कई इतिहासकारों का विश्लेषण मानते हैं कि पारदर्शिता और रणनीतिक मदद के कारण 1990 में पाकिस्तान सरकार ने मोरारजी देसाई को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान दिया और मुझे लगता है इनको हिलाले पाकिस्तान भी देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने भारत का हिला दिया था और पाकिस्तान का हिलाने का कार्य कर रहे थे, तो निशाने नहीं हिलाले पाकिस्तान भी इन्हें देना चाहिए था, जो कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हिलाले पाकिस्तान, तो इनका यह भी देना चाहिए था। ऐसे चूतिया जो लोग हैं वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं इस भारत का एग्जिस्टेंस आज भी है तो ऐसे चूतियों की वजह से नहीं है, बल्कि इस देश की रक्षा भगवान करता है, परमात्मा करता है, सनातन की भाषा करती है, सनातन का अपना। नहीं तो ऐसे लोग जो पैदा हुए हैं, आप सोचिए इनके द्वारा प्रमाणिक जानकारी वहां दी गई और उसके बाद वहां पर जो है ये सब हुआ। मोरारजी देसाई के अलावा, अच्छा ये एक लाडले नहीं हुए हैं, एक लाडला और हुआ है। देखिए मोरारजी देसाई के अलावा भी अन्य पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराइल भी इनकी जो गुजराइल डॉक्ट्रिन की नीति के तहत पाकिस्तान में रॉ के विशेष ऑपरेशंस विंग को बंद करने के आरोप लगे हैं, जिससे भारत की खुफिया तंत्र कमजोर हुआ है। और ये तो दो यहां नाम है, बाकी तो ऐसे और भी बहुत सारे रहे होंगे जिन्होंने ये कार्य किया होगा। तो मैंने शुरू में जो प्रश्न पूछा था आपको जवाब मिल गया कि सबसे ज्यादा गद्दार कहां है, तो भारत में है। कहां है? भारत में है। आज आप कितने दिन तक सेव हो यह भी अपने आप में, क्योंकि भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज है। सरकार कार्य कर रही है, सरकार ने क्रैकडाउन किया है नक्सलवाद पर, आप जानते हैं, लेकिन भारत के अंदर स्लीपर सेल्स इतने हैं कि आप कहां तक बचोगे, कब तक बचोगे, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। देखिए ये है रॉ के चीफ, ये मैंने आपको सारा बता दिया। ये हनी ट्रैप वही है 72 हुर वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। इन सब की वीडियो शायद ISI के पास है। ये सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। ये जो 61 लोग जिन्होंने भेजा है इनकी सरकार को जांच करनी चाहिए और जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो इनके ऊपर होनी चाहिए। ब्लैकमेल का आरोप है, वही है जो मैंने बताया, वीडियो है और इनके ऊपर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगते होंगे कि पाकिस्तान को अब जरूरत है, अब एक्टिवेट हो जाइए। ये स्लीपर सेल है। देखिए शिक्षण संस्थानों के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ये झा टाइप के जो लोग हैं, इसी के अंदर एक और व्यक्ति है जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, आप जानते हैं उसे, वो भी झा ही था शायद कोई, है ना, उसके द्वारा शायद उसका नाम मुझे याद आएगा, मैं बता दूंगा। उसके द्वारा कहा गया कि भैया हर हिंदू जो है रेपिस्ट है और नहीं है तो क्या है कि मेंटली रेपिस्ट है। आप सोचिए वो एक पॉडकास्ट में बोल रहा था ऐसा। ये है ये स्लीपर सेल है। देखिए पाकिस्तान के साथ संबंधों की बहाली के लिए सरकार पर दबाव, मीडिया, अमन की जो तमाशा गैंग है, ये आप सोचिए ये भारत के लोग हैं या पाकिस्तान के? सोचो इसे। पाकिस्तान की वर्तमान हताशा का कारण पानी और भोजन का भीषण संकट है। आंतरिक विद्रोह और पतन का कारण POK के अंदर जो चल रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो चल रहा है, आप समझ सकते हैं। अमन की आशा गैंग क्या है? पाकिस्तान के अस्तित्व की लड़ाई भारत के अंदर लड़ रहा है और मुझे लगता है कि भारत के लोगों को ऐसे लोगों का इलाज करने की आवश्यकता है। सरकार ये कार्य करे, भारत की जो एजेंसियां हैं, हमारा अननोन गनमैन भी है और भारत की जो जुडिशरी है, ये हमारा
हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है कहां जो ऐसे लोगों को पालता है, श्याम बनाता है और फिर एनाकोंडा जब बन जाते हैं तो वो भारत के लोगों को लीलने लगते हैं, खाने लगते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। इसे समझिए। देखिए 117 हस्ताक्षरों वाले जो भारत पाकिस्तान के शांति दूत, एक सीक्रेट मीटिंग और 117 हस्ताक्षर, भारत के बाहर की खुफिया मीटिंग, आईएसआई उच्च अधिकारी और भारत के कुछ प्रतिनिधि शामिल हुए। आप समझ सकते हैं नेटवर्क। इस पत्र के पीछे कौन है? इस पत्र के पीछे सेंटर फॉर पीस ओपी साहका है, पूर्व अधिकारी एएस दुलत है, राजनेता शिक्षाविद फारूक अब्दुल्ला जैसे जो ये जिहादी गैंग है, अलगाववादी लिंक है। आप देखिए ये सब कुछ है, हुमायूं कबीर टाइप के लोग हैं। समझौता कैसे और क्यों हुआ? आप जानते हैं हनी ट्रैप, जो मैंने आपको शुरू में बताया, ब्लैकमेलिंग और फंडिंग, ये 3 कारण हो सकते हैं कि इसकी वजह से हुआ हो। ये हमारी जांच एजेंसी अगर इस वीडियो को देख रही हो और उन तक ये वीडियो पहुंच रही है तो इनकी जांच आवश्यक है, करी जानी चाहिए। देखिए द रियल ट्रिगर क्या है? जल संकट, जल संधु, आप जानते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, और ये जो इन्होंने आप जानते हैं कि निहत्थे हिंदुओं को जो है देख करके मारा था, उसके बाद में सिंधु जल संधि जो है उसको सस्पेंड है। सबूत आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर सूखा है, यमुना जल समझौता हो चुका है जो कि मैंने आपको बताया है, पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए मोहताज है और इसी के लिए उन्होंने अपने जो स्लीपर सेल है उनको अब अखाड़े में उतार दिया है। तो फ्रेंड्स सतर्क जागरूक रहने की आवश्यकता है क्योंकि हम घिरे हुए हैं, सिर्फ बाहर से नहीं। आपको याद है वो मूवी का डायलॉग कि हम शत्रु सिर्फ बाहर ही नहीं होता, बाउंड्री के अंदर भी होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है और इससे आप कितने सतर्क रह सकते हैं, आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं आप करिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी से भरपूर लगा हो तो वीडियो के कमेंट में लिखिए जय हिंद, बाकी आपकी मर्जी है।